नन्ही आंखों में रोशनी के ख्वाब अधूरे रह जाते हैं। नन्ही आंखों में रोशनी के ख्वाब अधूरे रह जाते हैं। नाजुक पलकों पे चमक का सफर अधूरा रह जाता है। अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं निखम आदिल एक दफ़ा फिर से आज आप लोग को FIU हेल्थ टीवी में खुश आमदीद कहूँगी। FIU हेल्थ टीवी के ज़रिए आप लोगों तक मुख्तलिफ आंखों की बीमारियों से रिलेटेड प्रोग्राम लेकर आते हैं। इसी तरीके से आज आप लोग के साथ बात होगी ROP यानी कि रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी के बारे में। ऐसे बच्चे जो कि वक्त से पहले पैदा हो जाते हैं और कुछ वक्त के बाद उनके वालिदैन को मालूम होता है कि या तो बच्चे की नज़र नहीं है या बच्चों की आंखों का पर्दा कमज़ोर है या आंखों से रिलेटेड कोई भी मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां बच्चे को लग सकती हैं, लेकिन उस वक्त बच्चे की आंखों का इलाज या तो नामुमकिन होता है या बहुत मुश्किल हो जाता है। प्री मेच्योर बच्चा जिस टाइम हो उसके 3 से 4 हफ्ते के बाद जो है वो बच्चे की मुकम्मल आंखों का मुआयना करवाना चाहिए, ताकि उसी वक्त बच्चे की आंखों के बारे में मालूम हो कि अगर उसको किसी भी किस्म की बीमारी है तो उसकी जो बीमारी है उसका इलाज मुमकिन किया जा सके। इसी हवाले से आज हमारे साथ FIU हेल्थ टीवी में बहुत ही काबिल, बहुत ही मौजूद और काबिल एहतराम हमारे साथ डॉक्टर नूरुल हुसैन मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक पेशावर से है और FIU हॉस्पिटल में एज अ कंसल्टेंट ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट और पीडियाट्रिक ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट अपनी खिदमत सरअंजाम दे रही हैं। आज डॉक्टर नूरुल हुसैन आपको आज के इस प्रोग्राम में FIU हेल्थ टीवी में खुश आमदीद कहेंगे। कैसे हैं आप और हमारे इस टाइम जितने भी देखने वाले हैं उनको अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मैं FIU हॉस्पिटल में पिछले तकरीबन 1 साल से एज अ पीडियाट्रिक ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट एंड जनरल ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट काम कर रही हूँ। ठीक है मैम, बहुत शुक्रिया आपका कि आप जो है वो आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आपने अपने बारे में जो है वो हमें बताया। सबसे पहले मैम आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं ROP यानी कि रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी। बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिनको इसके बारे में पता ही नहीं है, ठीक है। बहुत से ऐसे वालिदैन हैं कि जिनको इस बारे में बिल्कुल मालूम ही नहीं है, कि जिसकी वजह से उनके बच्चे की पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है एक तरह से। तो सबसे पहले आप हमारे तमाम देखने वालों को बताएं कि ROP होता क्या है, आसान अल्फाजों में ROP कहते किसे हैं। अच्छा, जैसे आपने शुरू में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया। ROP स्टैंड्स फॉर रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी। अच्छा, इसमें थोड़ा सा आपको इंफॉर्मेशन देनी है। इससे पहले डिज़ीज़ का बताने से पहले नॉर्मली क्या होता है कि जब बच्चे उनकी गेस्टेशनल एज होती है 9 मंथ्स में, तो आई की डेवलपमेंट हो रही होती है। तो ये जो पूरी डेवलपमेंट है वो 9 मंथ्स तक उनकी आंखों में कंप्लीट होती है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो प्री मैच्योर यानी बिफोर 9 मंथ्स, इन 7 मंथ या 8 मंथ उनकी बर्थ हो जाती है। तो जब वो पैदा होते हैं तो उनकी आंखों में जो ब्लड वेसल्स हैं, जिन्हें खून की शरेआनें कहते हैं, वो मुकम्मल तौर पर नहीं बनी होती। अब जब वो बच्चे पैदा होते हैं तो उनको इंटेंसिव केयर में रखा जाता है, वहाँ पे उनको ऑक्सीजन दी जाती है। तो ये सारी जो ट्रीटमेंट है उसकी वजह से क्या होता है कि बच्चों की आंखों में खून की शरेआनें जो हैं वो अपनी जो उनकी नॉर्मली बन रही होती हैं उसकी जगह एबनॉर्मल बनना शुरू हो जाती है। अब ज़रूरी नहीं है कि सब बच्चों में ये होती हैं, लेकिन कुछ बच्चों में होती हैं और कुछ में नहीं होती। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चा जब उसकी बर्थ हो जाए और वो इंटेंसिव केयर में रहे तो उसके बाद वो ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट की तरफ ज़रूर आए फॉर स्क्रीनिंग ऑफ ROP, कि पता चल सके कि बच्चे की आंख में रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी यानी कि खून की जो रगें हैं नॉर्मल वो बनी है, और अगर बनी है तो वो स्क्रीन आउट हो जाए और फिर अकॉर्डिंगली ट्रीट हो जाए। मैम, आपने जैसे बात की कि बच्चों में इस तरीके से आंखों का कोई ना कोई इशू आ जाता है, इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं? जी बिल्कुल, इसके रिस्क फैक्टर्स हैं। वैसे तो इसके बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, लेकिन मेन रिस्क फैक्टर्स इसके 2 हैं। एक तो ये कि बच्चा अपनी जो उसकी 9 मंथ्स है उससे पहले यानी 7 मंथ 8 मंथ में पैदा हो, यानी प्री मैच्योर बर्थ हो उसकी, और दूसरा उसका जो बर्थ वेट हो वो लेस देन 2 kg हो, और ज़्यादा जो स्वेयर रिस्क फैक्टर है वो ये है कि 1.5 kg से कम। ठीक है। तो ये 2 मेजर रिस्क फैक्टर्स हैं जो पेरेंट्स को पता होने चाहिए। अगर आपको उसका ये नहीं पता कि वो कितने टाइम पहले हुआ है, लेकिन अगर बच्चा जो है वो लो बर्थ
वेट है उसका, यानी कम उसका वजन है, तो आप लोग ज़रूर विजिट करें पीडियाट्रिक ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट को फॉर स्क्रीनिंग ऑफ हर। तो मैम आपने ये बात की, आप हमारे जितने भी इस टाइम पे व्यूअर्स हैं उनको ये भी बता दें कि जिस टाइम पे प्री मेच्योर बेबी अगर उसकी बर्थ होती है तो कितने टाइम के बाद जो है वो डॉक्टर के पास आए और उस बच्चे की जो है वो एग्जामिनेशन होनी चाहिए? अच्छा, नॉर्मली हम पेरेंट्स को यही कहते हैं कि आप 4 वीक्स आफ्टर बर्थ जो है वो एक चेकअप ज़रूर कराएं बच्चे का, और अच्छा, स्क्रीनिंग के लिए। ठीक है। तो मैम अगर वो स्क्रीनिंग करवा लेते हैं और कोई ना कोई इशू बच्चे को होता है तो वो ऑलमोस्ट कितना टाइम लेता है फिर उसको ठीक होने में? और उसकी मतलब जैसे मैंने इस प्रोग्राम के स्टार्ट में बताया कि फिर या तो नामुमकिन हो जाता है या बहुत मुश्किल हो जाता है, तो आपके ख्याल से कितना जो है वो उसके लिए कितना टाइम जो है वो लगता है उस बच्चे की ट्रीटमेंट में, और क्या उसकी पॉसिबल होती है ट्रीटमेंट या नहीं होती पॉसिबल? अच्छा, अब बच्चों की जो आप जब स्क्रीनिंग कर लेते हैं और अगर उसमें डिजीज़ डिटेक्ट हो जाती है, पहले तो आप पेरेंट्स को मैं ये एडवाइस दूंगी कि वो बहुत अर्ली स्क्रीनिंग के लिए आएँ, क्योंकि जितना अर्ली डिजीज़ डिटेक्ट होती है उतनी ही ज़्यादा उसको मैनेज करना आसान होता है। कभी कभी आप जस्ट एक उसको इंजेक्शन लगा देते हैं और जब बच्चा दोबारा फॉलोअप पे आता है तो वो आरओपी रिग्रेस हुई होती है जी। और कभी कभी ये होता है कि आपको 1 से 2 या 2 से 3 इंजेक्शंस की ज़रूरत भी पड़ती है, और कभी कभी हमें फिर लेज़र की तरफ भी जाना पड़ता है। लेकिन बहुत आसान होता है ट्रीटमेंट अगर के अर्ली डिटेक्ट हो जाए और मैनेज होना स्टार्ट। तो मैम आपने इसमें लेज़र की बात की, जो न्यू बॉर्न होते हैं उनके लिए लेज़र पॉसिबल है? जी बिल्कुल पॉसिबल है। अच्छा। बच्चों के लिए हम उन्हें जीए पे देते हैं लेज़र, ठीक लेकिन है। पहले हम जाते हैं इंजेक्शंस की तरफ, ठीक है, कि इंजेक्शन से कंट्रोल ना हो तो फिर लेज़र की तरफ। मतलब मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन यही था ना कि अगर ऐसा बच्चा हो तो उसके लिए ट्रीटमेंट कौन कौन सी पॉसिबल होती है? जी। तो एक लेज़र भी पॉसिबल है और इंजेक्शन भी पॉसिबल है, जी। इसके अलावा और कोई ट्रीटमेंट्स हैं? इसके अलावा अगर स्टेज 4 या स्टेज 5 जैसे कि आरडी के साथ बच्चा आता है ठीक तो है। उसमें हम फिर उनकी विट्रेक्टमी भी कर सकते हैं, और ये लेटर स्टेज होती है, काफ़ी ज़्यादा एडवांस स्टेज होती है। सही। तो 3 ऑप्शंस हमारे पास आरओपी ट्रीटमेंट में होते हैं, आईवीएस यानी इंजेक्शंस, ठीक है। लेज़र एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट बाय विट्रेक्टमी। अच्छा, तो मैम अब मतलब फॉर एग्जांपल हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दी है, ठीक है, तो एक बच्चे को कितने टाइम के लिए ये ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होती है फिर? रिस्पॉन्स ऑफ आरओपी जो होता है ना वो डिफर करता है हर बच्चे ठीक है। में। किसी बच्चे में बहुत अर्ली रिग्रेशन स्टार्ट हो जाती है, किसी बच्चे में जो है वो थोड़ा टाइम लेते हैं, तो इसीलिए हम एक दफ़ा डिटेक्ट हो तो हम उसको फॉलो अप पे रखते हैं कि फर्दर फॉलोअप्स रिक्वायर्ड होते हैं, रिग्रेस हो रहा है, आरओपी नहीं हो रही, फिर अकॉर्डिंगली हम उसको ट्रीटमेंट करते हैं। सही। तो मैम ऐसे बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं अब तो जिनको आरओपी का पता ही नहीं होता, ठीक है, बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं कि जिनको इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी मालूम नहीं है कि अगर बेबी की बर्थ हो गई है उसके बाद जो है वो उसको मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां हो सकती हैं, चाहे वो दिमाग से रिलेटेड है, चाहे वो आंखों से रिलेटेड है, लेकिन बाकी चीज़ों पे फोकस करते हैं, आंखों को बिल्कुल नॉर्मली छोड़ दिया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है। तो बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जो कि जिनको मालूम होता है लेकिन वो फिर भी विलिंग नहीं होते हैं ये ट्रीटमेंट करवाने के लिए, तो उनको क्या कैसे कन्विंस किया जाता है, उनको कैसे इस बारे में बताया जाए? अच्छा, देखें, आरओपी की स्क्रीनिंग का इसलिए मैं कहती हूँ कि पेरेंट्स को करानी चाहिए, क्योंकि बच्चा आपको नहीं बता सकता कि उसकी विजन कम है, क्योंकि न्यू बॉर्न बेबी की विजन ऐसे भी कम होती है, वो विद टाइम डेवलप होती है, और बच्चा तो आपको ये नहीं बता सकता कि मुझे नज़र नहीं आ रहा, तो ये पेरेंट्स का काम बनता है कि अगर बेबी प्री मेच्योर है, लो बर्थ वेट है, उसका एडमिशन आईसीयू में हुआ है, नर्सरी में हो रहा है, ऑक्सीजन थेरेपी पे रहा है, तो अपने बच्चे को ज़रूर स्क्रीन कराएं, क्योंकि अगर ये आरओपीज मैनेज ना हो तो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और बच्चे फिर ब्लाइंड हो जाते हैं, तो वो फिर आपके ऊपर भी बर्डन है और सोसाइटी के ऊपर भी बर्डन है, और उसकी अपनी लाइफ जो है वो भी नॉर्मली वो फिर नहीं रह सकती, क्योंकि मैम बच्चा फिर एहसास कमजोरी का शिकार हो जाता है, उसको बहुत से ऐसे जो सिचुएशन उसको फेस करनी पड़ती है कि बच्चा अंदर ही अंदर जो है वो ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो मतलब एज अ कंसल्टेंट पीडियाट्रिक ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट आपके पास कुछ ऐसा केस आए अभी तक? कितने केसेस आपने ऐसे देखे हैं? हमारे पास ऐसे बहुत से केसेस आए हैं जिनमें पेरेंट्स को ये पता ही नहीं होता कि बच्चे की आई एग्जामिनेशन करानी है,
जी। 90% पेरेंट्स जब आते हैं तो वो ये बताते हैं कि हमें तो पता ही नहीं था कि ये एग्जामिनेशन भी कराना है, अगर हमें पता होता टाइमली तो हम ज़रूर कराते। तो इस प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि पेरेंट्स थोड़े अवेयर हों, और अगर कि इस तरह के बच्चे उनके इर्द गिर्द हैं या उनके अपने बच्चे हैं तो उनको टाइमली स्क्रीनिंग के लिए लेकर आएँ। ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे में आरओपी डेवलप हुआ हो, लेकिन उसको रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है मैम, बहुत शुक्रिया। ये कुछ ऐसे मेन क्वेश्चंस थे जो कि आज के इस प्रोग्राम में आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद ही यही था, ताकि आप लोगों को आरओपी के बारे में पता चले कि अगर प्री मेच्योर बेबी की बर्थ होती है तो उसकी आई एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। डॉक्टर नूरुल हुसैन, आपसे मैं आखिर में पूछना चाहूँगी कि हमारे जितने भी देखने वाले हैं या आज का जो हमारा ये टॉपिक चल रहा था आरओपी, इसके बारे में पेरेंट्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? पेरेंट्स को मैं यही कहना चाहूँगी कि यही जो मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि आपके अगर बच्चे की बर्थ जो है वो बिफोर टाइम हुई है, वो प्रीमेच्योर है, या उनका वेट जो है वो लेस देन 2 kg है, तो आप ज़रूर आई एग्जामिनेशन के लिए आएँ और रूल आउट करें आरओपी को। और अगर आपके इर्द गिर्द भी लोग हैं जिन तक ये मैसेज आप पहुंचा सकते हैं, आप लोग ये पहुंचाएं, ताकि हम अपने बच्चों को ब्लाइंडनेस से बचाएं। मैम, आखिर में आप थोड़ा सा ये भी बता दें कि जिस टाइम पे प्री मेच्योर बेबी की बर्थ होती है तो उसमें किस किस किस्म की आई की बीमारियां जो हैं वो होने के चांसेस होते हैं, या तो बच्चा कम्प्लीटली ब्लाइंड हो जाता है, या अगर ब्लाइंड नहीं होता तो कौन कौन सी डिजीजेस उसको हो सकती है? अच्छा, बाय बर्थ प्री मेच्योर बेबीज़ में तो बहुत ज़्यादा डिजीज़ आई की हो सकती हैं, जैसे कि आरओपी जी, और इसके अलावा कंजेनिटल कैटरेक्ट्स हो सकते हैं, बच्चों में स्क्विंट हो सकता है। प्री मेच्योर बर्थ के साथ ये चीज़ें एसोसिएटेड हैं जो कंजेनिटली हम ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक्त निकाला और आज जो है वो आज हमारे साथ यहाँ पर प्रोग्राम में मौजूद थी। उम्मीद करती हूँ कि आज जो है वो आप लोग को नॉर्मली हमसे सोशल मीडिया पे इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, तो यकीनन उम्मीद करती हूँ कि उसके आंसर्स भी आप लोग को मिल जाएंगे इस वीडियो के जरिए। तो आज के इस प्रोग्राम में मुझे भी दीजिएगा इजाज़त, और आज की हमारी जो मेहमान थी डॉक्टर नूरुल हुसैन, पीडियाट्रिक ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट एंड कंसल्टेंट ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट, हमें अगले प्रोग्राम तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह है आप लोगों से दोबारा मुलाकात। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम, अल्लाह हाफिज़।